हेलो हेलो माय डियर ऑल लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज आप लोग के सामने फिर से एक नया चैप्टर, नया यूनिट लेके आया हूं। हमारा जो यूनिट है वो यूनिट नंबर है 4, दैट इज यस प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि नीट में काफी वैल्यूएबल यूनिट कहलाया जाता है। और उसके अंदर हम जो चैप्टर देख रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, आई मीन टू से चैप्टर नंबर 11, दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। यस, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आइए चलिए इंट्रोडक्शन को एक्सप्लोर करते हैं हमारे इस चैप्टर के। लेट्स बिगिन। यस, हैव यू एवर थॉट दैट हाउ द वाटर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट बॉडी? आपने कभी ऐसा महसूस किया हुआ है कि प्लांट के अंदर वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? पूरी प्लांट बॉडी में वाटर हर जगह पे पाया जाता है, लेकिन उसका एग्जैक्टली रोल क्या होगा? Have you ever thought that how water is moving from root to the different parts of a plant body in an upward direction? Like a water is present in the soil, and inside the soil roots are embedded, and roots are sucking the water, and with the help of a xylem tissue, water along with a mineral, they are moving from root to the aerial parts of a plant body. Is it true or no? वाटर जनरली सॉइल के अंदर अवेलेबल है, और सॉइल के अंदर प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं? रूट होते हैं, रूट सिस्टम होती है। तो वाटर प्लस मिनरल ये दोनों के दोनों रूट सिस्टम के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब आप ये एक सिंपल सी डायग्राम ही देख लीजिए। जस्ट इमेजिन दैट दिस वन इज द प्लांट बॉडी। यस, नाउ इन द प्लांट बॉडी दिस पोर्शन इज रूट सिस्टम and this portion is shoot system. Root system and shoot system. Now in the root system there are first main primary roots, and the roots which are producing from primary roots they are secondary roots, and roots which are produced from secondary roots they are tertiary roots. Basically all the roots are absorbing water along with a mineral from the soil. Now this one is soil, and inside the soil water plus mineral both are basically absorbed by the root system, and they are going into the stem, and from the stem it is moving towards the upper parts, even though leaf. Yes, लीफ के ऊपर भी ये बेसिकली वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर जो रूट में प्रेजेंट, मतलब वाटर और मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वहां से रूट सिस्टम उनको एब्सॉर्ब करते हैं, और एब्सॉर्ब करने के बाद जाइलम टिश्यू उन वाटर को सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, लाइक अ जाइलम। व्हाट जाइलम डू? जाइलम कंडक्ट वाटर एंड mineral from root, transport to all parts of plant in unidirection. This is very important part guys, unidirection। आपको ये याद रखना होगा। जाइलम का मेन काम क्या होता है? Xylem is responsible for conduction of water and mineral from the root and transport to all the parts of plant in unidirection. Xylem generally root से connected होते हैं, और इनका काम होता है जो रूट वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करते हैं, वो वाटर और मिनरल को जाइलम टिश्यू स्टेम से ब्रांच में से पीटियोल में से लीफ तक, मतलब पूरे प्लांट के बॉडी तक जाइलम टिश्यू इन वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन कौन सी डायरेक्शन है? यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन है। अब आप ये सोचिए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई, और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट लाइक अ फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या हो गया? जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग एलिमेंट। जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों के दोनों कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कंडक्टिंग एलिमेंट होता है। ये वो वाले एलिमेंट होते हैं जो वाटर और मिनरल को, मतलब जाइलम, और वाटर और फूड को, मतलब फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। डायरेक्शन जाइलम की यूनिट डायरेक्शन, फ्लोएम की बाय डायरेक्शनल होती है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड from leaf to all parts of plant body in bidirectional
What is bidirectional or you can say here by unidirectional or unidirection, एक ही चीज हो गई वो। तो देखिए बायडायरेक्शन का मतलब होता है दो डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन। अब जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना। तो वाटर और मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, वाटर और मिनरल सिर्फ सॉइल में पाए जाते हैं, और सॉइल से ऊपर की तरफ जाने वाली जो डायरेक्शन होगी वो यूनिडायरेक्शन होगी, जो कि होगी रूट से लेके एरियल पार्ट तक। लेकिन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो एनर्जी बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, जो फूड बनाते हैं, और वो फूड कहाँ बनता है, वो फूड बनता है लीफ में। जस्ट लाइक लीफ, यस, लीफ अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis, and by the process of photosynthesis leaf prepared food. That food might be, you can call it as a glucose. So glucose कहाँ पे अवेलेबल है, ग्लूकोज अवेलेबल है लीफ में, और लीफ में से ग्लूकोज को रूट में, लीफ में से ग्लूकोज को ब्रांचेस में, स्टेम में, सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया हो जाता है। अब फूड मटेरियल तो लीफ में तैयार होता है, मतलब लीफ में सबसे ज्यादा ग्लूकोज है, ये कोई झुटला नहीं सकता इन बात में, ये करेक्ट है। तो लीफ में से फ्लोएम टिश्यू फूड मटेरियल को पूरे प्लांट से ट्रांसपोर्ट करते हैं नीचे की तरफ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस कम होता है, कम होता है मतलब मान लो कोई एक सीजन है जिसमें सनलाइट की इंटेंसिटी क्वालिटी काफी कम है, यस, और उसके कारण फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा, तो लीफ को खुद को फूड मटेरियल की जरूरत होती है। तो जो फूड मटेरियल स्टेम और रूट में स्टोर होता है, वो फूड मटेरियल स्टेम और रूट में से रिवर्स लीफ की तरफ जाता है। तो लीफ में से फूड नीचे की तरफ आता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी जाता है। इसके लिए फ्लोएम हमेशा बाय डायरेक्शनल काम करते हैं, लेकिन जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनली काम करते हैं, बिकॉज सॉइल के अंदर मिनरल और वाटर ये कभी खत्म नहीं होगा, और सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल हमेशा ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू द प्लांट। So xylem undergo only one directional and phloem undergo bidirectional. ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल सी बातें। Now in a plant body there is a one very important process, that is a mass flow or transport of a food material from long distance. Like it is more than the human and animal also. And even though in human and animal we have a blood circulatory system for the transport of water, oxygen, mineral and all the food material. But in case of plant such thing is also absent. एक चीज याद रखिए, प्लांट के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल होता है। मतलब क्या, मिनरल अभी सॉइल में है और उनको प्लांट के एकदम ऊपर के पार्ट्स तक लेके जाना, तो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये एक्चुअली डिपेंड करता है प्लांट की साइज के ऊपर भी। अब आप ये समझ लीजिए, एक तुलसी का पौधा है, इतना छोटा सा पौधा है, तो रूट से लेके लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना काफी इजी हो जाएगा क्योंकि वो छोटा पौधा है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म प्लांट का सबसे बड़ा प्लांट देखो, यूकैलिप्टस, इतना बड़ा नियर अबाउट 100 मीटर से ज्यादा उसकी साइज होती है। तो इतने बड़े प्लांट में रूट से लेके स्टेम तक इतने ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करना, ये भी क्या है, ये है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी दिक्कत आती है। अब हमारे ह्यूमन बीइंग में देखें, हम जो फूड खाते हैं उसमें से एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हम हमारे पूरे हेड्स, आर्म्स, लेग, ये सब चीजों के पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन प्लांट में तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट होता है वाया कंडक्टिंग एलिमेंट और कंडक्टिंग टिश्यू सच एज जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर एवरीवन? सो प्लांट में फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, वो ट्रांसपोर्ट सभी पार्ट्स में किया जाता है, और मिनरल और वाटर का अपटेक रूट में से होता है और सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आइए चलिए इस चैप्टर में हम डिटेल में देखते हैं कि ये सब चीजें कैसे होती है। डिफ्यूजन कैसे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यस, सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवे कैसे काम करते हैं, ट्रांसपायरेशन कैसे होता है, कितने टाइप से होता है, ट्रांसपायरेशन का एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे होता है, वो सभी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। Hello guys, so now we are going to discuss about the means of a transport. In means of transport there are three things. First one is diffusion, second one is a facilitated diffusion, and third one is the active transport. So first I am going to teach you what is diffusion. So let's begin. See, movement by diffusion is passive process. Now what does it mean by passive process? See, movement by the diffusion is passive process. Passive process means no expenditure of energy. It means
नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो यूज ऑफ एनर्जी। मतलब अगर हम डिफ्यूजन अगर हम मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा कर रहे हैं तो हमें कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हमें कोई भी एक एटीपी मॉलिक्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई भी लिविंग सिस्टम का यूज नहीं होता है। नो लिविंग सिस्टम इज required and so no ATP molecule required। और अगर कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल नहीं रिक्वायर्ड है तो वो प्रोसेस कौन सी हो जाती है? वो प्रोसेस बन जाती है एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, इन डिफ्यूजन इफ अ मूवमेंट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन देन दिस प्रोसेस बिकम्स अ पैसिव प्रोसेस। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं है, नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई खर्चा ही नहीं होता है, ठीक है। एंड ऐसा एनर्जी का खर्चा क्यों नहीं होता है अगर ये पूछा गया है तो ये देखिए, in diffusion no living system is required, so ATP molecules no energy is required, or you can say so no ATP molecule is required। अगर ATP molecule को कोई खर्चा ही नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम उसे कहेंगे डिफ्यूजन। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम मार्केट में से कोई चीज परचेस करने जाते हैं और उस चीज में हमें पैसे लगते हैं तो वो क्या है? वो है एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि हमें उसमें हमारा एनर्जी का यूज हुआ, हमारा एनर्जी क्या है? हमारे पैसे। और अगर एक चीज हम कोई लेने जाते हैं, अगर मार्केट में हमें उसके कोई पैसे ही नहीं देने पड़ते तो वो क्या हुआ? वो हो गया पैसिव। मतलब हम मान लो एक चीज लेते हैं और उसके साथ दूसरी चीज हमें कोई फ्री में मिल जाती है, तो फ्री वाली कौन सी होती है? वो पैसिव प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि उसमें हमारी कोई एनर्जी का यूज ही नहीं हुआ। आपको एक्टिव और पैसिव को मतलब बताता हूं। मान लो अगर हम नीचे से लेके ऊपर तक साइकिल चला के जाते हैं तो हमें जोर जोर से पेडल मारने पड़ते हैं, तो उसमें हमारा पसीना निकलता है, हमारी एनर्जी जाया होती है, तो इसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आते हैं तो हमें पेडल नहीं मारने होते हैं, बस हम एक साइड झुक जाना होता है, डायरेक्टली साइकिल नीचे 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 आ जाएगी, उसमें हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आते हैं डाउन हिल की तरफ तो उसमें हमारी एनर्जी नहीं जाया होती है, लेकिन हम नीचे के ऊपर की तरफ अप हिल जब जाते हैं तब हमारी एनर्जी का लॉस होता है। तो ये वाला डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में लॉस नहीं होता है एनर्जी का, क्योंकि इसमें कोई लिविंग सिस्टम रिक्वायर्ड ही नहीं है। अब डिफ्यूजन देख लीजिए, डिफ्यूजन इज नथिंग बट मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ gaseous substance and liquid। मोस्ट प्रोबेबली डिफ्यूजन में कौन कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं? गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब सॉलिड सब्सटेंस का अगर हम बात करें सो सॉलिड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट रादर देन दे आर लाइकली। मतलब सॉलिड सब्सटेंस कम ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिकॉज सॉलिड सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें डिफ्यूजन का एक टाइप यूज करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं यस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो मैं आपको इसके बाद में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप ये याद रखिए डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट किसका होता है? डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट गैसेस का और लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट किसका होता है? सो डिफ्यूजन में गैसियस सब्सटेंस का और लिक्विड सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट ये कभी भी कैसे? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाउन हिल। क्या कहते हैं? डाउन हिल। एक्चुअली डाउन हिल जैसा कोई मतलब कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन कंसेप्ट होती है अप हिल। तो डिफ्यूजन में कभी भी अप हिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। अप हिल मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई तक जाना। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन किस में जाते हैं? ऑस्मोसिस में, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन में या तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में डाउन हिल मूवमेंट होती है, मतलब हाई टू लो होती है, मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब आप ये समझ लीजिए, एक हमारे सामने समझ लो हमारे सामने एक वेसल है, उस वेसल में दो कंपार्टमेंट है। ये साइड कॉन्सेंट्रेशन है 70% और ये साइड कॉन्सेंट्रेशन है 30%। तो मूवमेंट कैसे होगी? मूवमेंट 70 से 30 होगी। कब तक? जब तक दोनों साइड 50-50% नहीं हो जाते। जब तक दोनों साइड 50-50% नहीं होते ना तब तक ट्रांसपोर्ट होती रहेगी। तो इस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं डिफ्यूजन। एक चीज याद रखें, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन इज वेरी slow process, and one more thing about the diffusion is slow process, and it is for the means small distance transport. It help in the small
distance transport. Say for example cell to cell or intracellular स्पेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब डिफ्यूजन कभी भी छोटे छोटे डिस्टेंस में किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेंगे या तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू करेंगे। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है और डिस्टेंस काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन डिफ्यूजन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए। What is actually diffusion? Diffusion is nothing but when a movement takes place, when a movement of gases and liquid takes place via diffusion, the process become a passive. It means there is no loss of energy. Second thing, diffusion is a very slow process, and diffusion is passive process just because there is no loss of energy, there is no expenditure of energy. Just because in diffusion there is no living system is involved. Diffusion is mainly for the transport of a gaseous substance as well as liquid, as compared to the solid, which is most probably transported through the facilitated diffusion, which is a one type of a diffusion. And in diffusion, movement always takes place from high concentration to the lower concentration. There is a downhill movement from higher to the lower. That's why it is a downhill. And movement takes place in diffusion is always small distance transport. Yes, from cell to cell, from one cell to another cell, from intracellular spaces, etc., etc. There is no long distance transport. So this is diffusion, which is by means of transport. Yes, first transport means is diffusion. Second, we are going to discuss about facilitated diffusion. Hello guys, so now we are going to discuss about facilitated diffusion, which is a second type of means of transport. First we discuss about the diffusion, now we are going to discuss about facilitated diffusion. So what is the main difference between them and why facilitated diffusion is performed, that we are going to see. See, movement by use of specialized or you can say special protein for transport. It is called facilitated diffusion. Facilitated diffusion. अब ये देखिए ये क्या होता है। यस, movement by use of special protein for transport, it is called facilitated diffusion. हमने diffusion में कैसा देखा हुआ था कि गैसेस और लिक्विड इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मेन पर्पस होता है सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना। किसका? सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करना। सो मेन पर्पस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज transport of solid substance. Yes, in diffusion mainly there was a transport of gaseous as well as liquid, but in facilitated diffusion mainly there is a transport of a solid substances from higher concentration to lower concentration. Yes, from higher concentration to lower concentration. एक चीज याद रखिए, in facilitated diffusion there is no loss of energy. There is no loss of energy. So facilitated diffusion is also passive process. अब आप ये सोचोगे कि गैसेस और लिक्विड डिफ्यूजन में इजीली पास हो रहे थे, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस इजीली पास नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस इजीली पास हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इजीली पास हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशल प्रोटीन का यूज कर रहे हैं, तो अगर स्पेशल प्रोटीन का यूज कर रहे हैं तो उसमें तो एनर्जी लगनी चाहिए, लेकिन उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ। सी, दिस वन इज वन मेम्ब्रेन. यस, इन दिस मेम्ब्रेन दिस वन इज inner side. Yes, and this one is outer side.
So we are going to transport some solid substance from inner side to outer side. Just imagine this one is the large molecule, yes, and this one is, some are small molecule, some are large molecule, some are small molecule. Now in diffusion, in especially you can say facilitated diffusion, movement of a solid molecule will take place. But remember, if a size of a molecule is a small, ये आपको NCERT में clearly शब्दों में दिया हुआ है, if the size of a solid substance is a small, they can easily diffuse. They can easily diffuse because the pore size of this membrane allow them to pass. The pore size of this membrane is to allow them to pass. अब देखिए यहाँ पे जो पोर साइज है इनकी वो काफी छोटी छोटी है, और छोटी छोटी होने के कारण ये जो छोटे मॉलिक्यूल है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, यस, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके वो बाहर भी निकल जाएंगे। तो जो छोटे मॉलिक्यूल है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको इस साइड से उस साइड को खींचना पड़ता है, और अगर हम उसे खींचेंगे, उसे यहाँ से वहां तक पुल करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी का क्या लॉस्ट होगा। तो ये एनर्जी लॉस्ट नहीं भी होता है, और लेकिन मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो कैसे होते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? स्पेशल प्रोटीन यूज करने पड़ते हैं, स्पेशल प्रोटीन यूज करने पड़ते हैं। अब ये देखिए, तो दूसरे कलर के मार्कर से बताता हूँ। Now just imagine this is the inner membrane, this one is outer membrane. So between inner membrane and outer membrane, there are some proteins are located. There are some proteins are located. These proteins are the specialized protein. They are responsible for carry this molecule from the outer surface to the inner surface, from outside to inner side. तो ये जो molecule होते हैं, ये molecule specialized molecule होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल को मूवमेंट करने के लिए काम में आते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो बड़े मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब आउटर साइड से इनर साइड तक मूवमेंट करने में काम में आते हैं। इसके लिए इस वाली डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सी, डिफ्यूजन movement takes place, movement of a gases and liquid takes place by diffusion is called passive process, but this is facilitated diffusion. This is also passive, but as compared to the diffusion, this is slightly different. In diffusion, there was a movement from higher concentration to lower, but only gases and liquid. But in facilitated diffusion, there is a movement. There is a movement of a specially solid substance from higher concentration to lower concentration. In both the cases, it is a passive process. There is no loss of energy. But in diffusion, there was no need of a specialized protein. But in case of a facilitated diffusion, there is a need of specialized protein which will carry the molecule from outside to inner side. No doubt, smaller molecule will easily move. They will easily diffuse, but larger molecule will not diffuse because their size is a larger as compared to these pores. अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पोरिन्स। क्या कहते हैं इनको? इनको हम कहते हैं पोरिन्स। अब ये पोरिन्स क्या कहते हैं? ये पोरिन्स जो प्रोटीन होते हैं वो इनर और आउटर सरफेस के दोनों के पोर्स को बड़ा कर देते हैं। ये क्या करते हैं? ये इनर और आउटर दोनों के जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को बड़ा कर देते हैं ताकि उसमें से वो जो लार्ज मॉलिक्यूल वो इजीली डिफ्यूज हो जाए आउटर सरफेस से इनर सरफेस की तरफ। और ये जो वाटर सिस्टम में ये जो पोरिन्स होते हैं इनको हम कहते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स आपको मैं बताता हूँ, देखो एक्वापोरिन्स क्या है। Aquaporins are 8 proteins. Aquaporins are the 8 type of a protein which are forming a water channel. मतलब ये वाटर के चैनल में 8 प्रोटीन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एक्वा प्रोटीन और एक्वापोरिन सॉरी। और ये सभी पोरिन्स भी लार्ज मॉलिक्यूल को इनर साइड में, आउटर से इनर साइड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको आउटर साइड वो साइड बताया, इनर साइड ये बताया। अब ये समझ लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद करते हैं। सिंपल लॉजिक इज दैट। Now I would like to tell you how many types of molecules are there in the facilitated diffusion. In the facilitated diffusion, there are 3 type of molecules, or there are 3 type of movement, like a uniport, yes, symport, and antiport. Now, what is meant by port? Port means direction. Port means direction. Now what is meant by uniport? Yes, uniport. Uniport means movement of particular molecule in single direction. In single direction. It may be the forward direction, it may be backward direction, but single direction.
symport movement of a one molecule in only you can say symport means movement of molecule in only one direction, or you can say straight direction, एक ही डायरेक्शन पे आगे की तरफ मॉलिक्यूल का जाना, उसे हम कहते हैं सिम्पोर्ट। और यूनिपोर्ट में क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल सेंटर पे खड़ा है तो वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, एक डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन सिम्पोर्ट में वो सिर्फ आगे की तरफ ही जाएगा। और एंटीपोर्ट मतलब मान लो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो ये वाला मॉलिक्यूल इस साइड मूव करेगा, वो वाला मॉलिक्यूल इस साइड मूवमेंट करेगा। सो मूवमेंट ऑफ two molecule in a opposite direction to each other, it is called antipode. Movement of one molecule in a forward direction, sympod. Movement of a one molecule in a any direction, either forward direction, either backward direction, it is called unipode movement. So this is called as a facilitated diffusion. I hope आप लोगों को clearly समझ में आएगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपहिल मूवमेंट नहीं होता है, क्या होता है, डाउनहिल मूवमेंट। बिकॉज यहाँ पे भी देखिए कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम मूवमेंट होगी हायर से लेके लोअर तक, फ्रॉम हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन, एंड देयरफॉर देयर इज अ downhill movement, and plus there is a loss of energy. No, there is no expenditure of energy, there is no loss of energy. Plus is it active? No, it is also the passive. And is this required specialized protein? So yes, that is correct, it required a specialized protein which was different in the diffusion. तो diffusion की कंपेयर में facilitated diffusion में स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि हम उस मॉलिक्यूल के एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसफर करें। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि मान लो आपके पास एक सीव है, छन्नी है, उसमें से आप कोई चीज को फिल्टर करते हो, तो जो मॉलिक्यूल छोटे होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो वहीं चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई चीज है जिसमें से हम बड़े मॉलिक्यूल को पास करें, तो हम क्या करेंगे, उस जो होल्स होंगे उस सीव के, उनको हम बड़ा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मेम्ब्रेन के एक साइड पे हम पोरिन्स प्रोटीन लगा दिए हैं जो कि वो पोर्स को बड़ा कर रहे हैं और उसके थ्रू बड़े मॉलिक्यूल भी इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो मतलब जो मॉलिक्यूल पास नहीं हो पा रहे हैं उनको भी अगर हम पास करने की कोशिश करते हैं तो वो वाली टेक्निक होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। So friends, now I am going to explain you about active transport. तो एकदम सिंपल से टेक्निक में आप समझ जाओगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। See, what is active transport? So active transport is nothing but movement of molecule with the help of some special proteins which uses energy. It is called active transport. It is called active transport. अब ये देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हमने डिफ्यूजन देखा था, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, मूवमेंट ऑफ अ यस गैसियस सब्सटेंस एज वेल एज लिक्विड सब्सटेंस। लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हमने कुछ अलग देखा, हमने देखा मूवमेंट ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस व्हिच आल्सो रिक्वायर्ड अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, लेकिन वो वाले प्रोटीन्स हमारी एनर्जी का लॉस्ट नहीं कर रहे थे। इसके लिए डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों के दोनों पैसिव प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी स्पेशल प्रोटीन थे लेकिन वो एनर्जी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन व्हिच यूजेस एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है, एनर्जी व्हिच यूजेस एनर्जी, इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड देयरफॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट a passive process, it is guys which process, it is active process, which means there is loss of energy, ठीक है। in diffusion there was no loss of energy, in active transport there is a loss of energy, in facilitated diffusion also there was no loss of energy। मैं अभी आपको इन तीनों का एक कंपैरिजन डेटा पढ़ाऊंगा, उसमें मैं तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। डिफ्यूजन no loss of energy, facilitated diffusion no loss of energy, but active transport loss of energy,
Yes, in diffusion, movement was from higher concentration to lower concentration without concentration gradient. In facellated diffusion, there is movement from higher concentration to lower concentration with the help of special gradient protein molecule. In active transport, there is movement from lower concentration to that of higher concentration. तो यहाँ पे कौन सा मूवमेंट है? There is a uphill transport. कौन सा movement? Movement is a uphill transport. What does it mean by uphill transport? When the transport takes place from the lower concentration to that of higher concentration, this is called as uphill transport. आप लोगों के माइंड में सबसे बड़ी बाकी क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि एग्जैक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी टेक्निक होती है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेरे भाई प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस. कौन सी प्रोसेस होती है? ऑस्मोसिस. तो हमारे एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस पॉइंट अलग से दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्मोसिस पॉइंट उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए था, ताकि आप स्टूडेंट के माइंड में कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है ऑस्मोसिस. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं, ठीक है, और उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की जरूरत होती है. ऑस्मोसिस में भी ऐसा ही होता है. मूवमेंट ऑफ अ सॉलिड मूवमेंट ऑफ एक्चुअली solvent means liquid from lower concentration to that of higher concentration through semi permeable membrane. There is a use of specialized protein and therefore there is a loss of energy. We called it as an active process. So active process is a loss of energy, which simple meaning is that uphill transport from from lower concentration to higher concentration movement, and this movement is performed by the process called osmosis. अब हम इन तीनों का एक बार 5 मिनट में कंपैरिजन देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. Hello friends, so now I am going to explain you comparison of different transport process. See, I have taught you diffusion means simple diffusion, facilitated diffusion means facilitated transport, and third one is active process which was related to osmosis, and these are some property. ठीक है, तो मैं आपको diffusion, फैसिलेटेड डिफ्यूजन मतलब फैसिलेटेड ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन, और उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब ऑस्मोसिस, इन तीनों के प्रॉपर्टी और उनके कंपैरिजन एक्सप्लेन करता हूं. देखिए, required special membrane protein. In simple diffusion there was no requirement of special protein. ठीक है, इनके अंदर कोई स्पेशल प्रोटीन की जरूरत नहीं थी बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल और लिक्विड इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन की मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत होती है और एक्टिव प्रोटीन में भी जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. उसके बाद हाईली सिलेक्टिव. अब सिंपल डिफ्यूजन में हम सॉल्वेंट और मतलब वाटर और लिक्विड और गैसेस का मूवमेंट करते हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में हम स्पेशलाइज्ड सॉलिड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये हाईली सिलेक्टिव है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी हम स्पेशलाइज्ड मूवमेंट करते हैं सॉल्वेंट की, तो ये भी हाईली सिलेक्टिव है. ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स. अब ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स का मतलब क्या होता है? इन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर वाज अ स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन वाज यूज्ड, and maximum transport takes place when all the specialized proteins are used. So in simple diffusion specialized proteins are directly absent, so there is no transport saturate, but in facilitated and active transport there is transport saturate takes place. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन मैक्सिमम तब होती है जब ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का यूज हो जाता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में तो ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन थे ही नहीं, तो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सैचुरेट का कोई सवाल ही नहीं उठता. लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सैचुरेट होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट होता है. अपहिल ट्रांसपोर्ट. और आप अगर आपने ये लेक्चर प्रॉपरली समझ लिया हो मेरा, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं, सो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है अपहिल ट्रांसपोर्ट. लेकिन सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम हायर टू लोअर आते हैं, तो इसमें अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था. देन रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी. सो सिंपल डिफ्यूजन में गैसियस और लिक्विड इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं, एटीपी की जरूरत नहीं होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इनको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी का यूज होता है, इसके लिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. लेकिन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ये खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे
स्पेशलाइज्ड एक्वापोरिन्स और पोरिन्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करते हैं. सो दिस इज अ कंपैरिजन डेटा ऑफ all three process. Diffusion means simple diffusion, facilitated transport means facilitated diffusion, and then active transport. Thank you. Hello friends, so now I am going to explain you plant water relation. मतलब exactly what is the role of a water in the plant? What is the role of water in plant? So basically water is nothing but universal solvent. Water is nothing but universal solvent where 96 to 97% solute dissolve. ठीक है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें दुनिया की 96 to 97% जो चीजें हैं सॉल्यूट होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं. और अगर इतनी सारी चीजें अगर डिसॉल्व होती है तो ऑब्वियसली वाटर तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा. जनरली आई टेल यू प्लांट एब्सॉर्ब वाटर 100%. out of them 98% loss through evaporation by the process called ट्रांसपैरेशन. ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है प्लांट की लाइफ में. प्लांट 100 ml अगर वाटर यूज करते हैं मतलब एब्सॉर्ब करते हैं, मतलब प्लांट अगर 100% वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं तो उस 100% वाटर में से 98% तो प्लांट खुद ब खुद इवोपरेट कर देते हैं थ्रू द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपैरेशन. सो ट्रांसपैरेशन प्लांट में वाटर लॉस करने के लिए और वाटर को अपटेक करने के लिए दोनों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यस, वाटर एक्ट एज raw material for photosynthesis. ये बात भी जुटलाई नहीं जा सकती कि वाटर एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है? फोटोसिंथेसिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच water and carbon dioxide act as the raw material in presence of sunlight get converted into glucose and byproduct as oxygen. तो इस वाली डेफिनेशन में वाटर प्लांट में रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सो फोटोसिंथेसिस में भी वाटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वाटर हेल्प इन कंडक्शन ऑफ मिनरल and food. Water also help in the conduction of a mineral and food material. How? Water by combining with a mineral help in the water by combining with a mineral transport from root to the aerial parts of plant body with the help of xylem tissue, and water by combining with a water transport from the leaf to the different parts of a plant body via phloem as a conducting tissue. Water जाइलम के थ्रू मिनरल को कंडक्ट करने में काम करता है और वाटर फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल को लीफ से लेके प्लांट के सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम किसी प्लांट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, से फॉर एग्जांपल वाटरमेलन हैव अराउंड 92% ऑफ वाटर इन इट. अगर हम एक बड़े सी साइज की वाटरमेलन की बात करें तो उस वाटरमेलन में 92% तो नियर अबाउट वाटर होता है और बाकी जो 8% है वो उनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होंगे. अगर हम हर्बेशियस स्टेम की बात करें, अगर कोई हर्बेशियस प्लांट है तो हर्बेशियस प्लांट के अंदर नियर अबाउट 10 to 15% वाटर होता है जो उनके ड्राई फॉर्म में अवेलेबल होता है. लेकिन अगर हम किसी वुडी प्लांट की बात करें तो वुडी प्लांट में वाटर की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू द लीफ एंड अदर पार्ट्स, बट वुडी स्टेम विल हैव अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर. नाउ इफ यू थिंक अबाउट द सीड, अब हमें सीड कैसी लगती है? सीड हमें बेसिकली ड्राई लगती है, लेकिन सीड के अंदर भी वाटर है.
अब आप सोचो अगर सीड के अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता सीड का? In case if a seed do not have a water, if a seed do not contain water, then seed will not be able to respirate and ultimately seed will not be able to alive. Seed will totally destroy and die. सीड के अंदर वाटर नहीं होगा तो वो रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएगी और टोटली सीड मर जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, अगर एक कोई मैच्योर कॉर्न है, ठीक है, कोई मैच्योर कॉर्न प्लांट है मकई का, तो वो जनरली कितना वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? तो जमीन में से नियर अबाउट वो एक स्पेसिफिक टाइम में 3 लीटर तक पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यस, मैच्योर कॉर्न। और उसके कंपेयर में अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो जितना वाटर कॉर्न एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही मस्टर्ड जनरली 5 घंटे में इतना वाटर 3 लीटर एब्जॉर्ब कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वाटर की एक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। सो दिस इज द प्लांट विच प्लांट हैव अ रिलेशन विद वाटर। प्लांट के अंदर वाटर का क्या रोल होता है वो हम प्लांट वाटर रिलेशन इस टॉपिक के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ वाटर इन द प्लांट लाइफ। देयर आर सो मेनी अदर रोल्स आल्सो, जस्ट लाइक ये जो पहला सेंटेंस है, water is universal solvent which dissolve around 96 to 97% water, 96 to 97% solute water के अंदर डिसॉल्व होता है। तो ये जो पहला सेंटेंस है वो काफी सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन कर देता है। मतलब प्लांट के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं वो सभी के सभी वाटर के थ्रू ही हो गए। प्लांट के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, काफी सारे बायोकेमिकल पाथवे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। तो ये सब चीजों में जो ट्रांसपोर्ट का रोल होता है वो वाटर के थ्रू ही होता है, क्योंकि ये 96 to 97% को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, क्लियरिफाई, एक्सप्लोर मैक्सिमम थिंग रिलेटेड टू प्लांट वाटर रिलेशन। Hello guys, so now we are going to discuss about water potential, concept of water potential. Water potential क्या है वो हमें देखना है। So when we are learning about the plant water relation like concept, it is very necessary to understand what is water potential. जब हम प्लांट वाटर रिलेशन जैसे कंसेप्ट देखते हैं तब हमें एक चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसे हम कहते हैं वाटर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है एक प्रकार से एक पावर, हमारी बॉडी की एनर्जी। आइए डिटेल में स्टार्ट करते हैं। वाटर have kinetic energy for diffusion of water or transport of water। अब ये कंसेप्ट समझ लीजिए। Water have a kinetic energy for diffusion of water और transport of water। मान लो अगर मैं एक ग्लास में एक वाटर लेता हूँ और वाटर को नीचे ग्लास में से नीचे फेंकता हूँ तो वाटर वहीं पे रुक नहीं जाएगा, वो वाटर वहां से फैल जाएगा। अगर मेरे पास ग्लास में पानी है, वाटर है, और अगर मैं उसे नीचे फेंकता हूँ तो वो वाटर नीचे जमीन पे गिरने के बाद वहीं पे स्टॉप नहीं होगा, वो वहां से दूसरी जगह पर डिफ्यूज होगा। मतलब क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो उसमें क्या है ऐसी चीज को वो ट्रांसपोर्ट हो सके? वाटर। केमिकली इट इज कंपोज्ड बाय टू थिंग्स, लाइक केमिकली इट इज कंपोज्ड बाय टू एलिमेंट H2O। देयर आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। Hydrogen molecule and oxygen molecule, they are also possessing kinetic energy, they are also possessing power. When we throw the water on the ground, they does not stop at that place. They means that water does not stop at that place, that water move from that place to another place. The process will be called diffusion or either you can call it is a transport. तो ये transport क्यों होता है? क्योंकि water हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी एक प्रकार का पावर है जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकता है। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, जनरली प्योर वाटर हैव हाई डिफ्यूजन रेट। प्योर वाटर है हाई डिफ्यूजन रेट, मतलब प्योर वाटर के अंदर डिफ्यूजन का रेट है ना काफी ज्यादा होता है।
आप समझ लीजिए अगर मेरे पास एक ग्लास में पानी है और अगर मैं उसे फेंकता हूँ नीचे तो पानी फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर उस ग्लास में मैं थोड़ी अगर शक्कर ऐड कर देता हूँ, चीनी शुगर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं उस वाटर को जमीन पे फेंकता हूँ तो वो इतनी स्पीड में नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया है। क्या ऐड कर दिया है? सॉल्यूट। तो जब हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर कौन सा प्रेशर जनरेट होता है? उसके अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल जनरेट होता है, और सॉल्यूट पोटेंशियल जनरेट होने के कारण उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ जाता है। उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल। सो प्रेशर पोटेंशियल एंड सॉल्यूट पोटेंशियल। हाउ प्रेशर पोटेंशियल इज इंडिकेटेड? प्रेशर पोटेंशियल इज इंडिकेटेड बाय this way, and solute potential is indicated by this way. Potential is indicated by one Greek letter. Potential is indicated by one Greek word. This we commonly called it as a psi. And what is the unit of this psi? Generally in a water we are measuring it by Pascal. In short you can say PA. That's a Pascal. Yes. So this is Pascal indicated by this Greek term. हम भगवान शिव जी का कैसे त्रिशूल होता है, उसके जैसा इनका बेसिकली सिंबल होता है साई, पास्कल, PA. सो वाटर पोटेंशियल ये देखिए वाटर पोटेंशियल को कैसे इंडिकेट करते हैं? दिस इज वाटर पोटेंशियल. Yes, water potential is indicated by this psi and small w. W stand for water and potential is indicated by this psi. वाटर पोटेंशियल में वाटर की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर उसके अंदर आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका जो फ्लो होता है, डिफ्यूजन का या तो ट्रांसपोर्ट का रेट होता है वो कम हो जाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल. क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल. तो वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका जो फ्लो है वो कम हो गया, तो उसे हम इंडिकेट क्या करेंगे? ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया S स्टैंड फॉर सॉल्यूट. और जब सॉल्यूट पोटेंशियल होता है तो उसमें प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल. और प्रेशर पोटेंशियल कैसे इंडिकेट करेंगे? ये वाला पोटेंशियल का साइन हो गया और ये हो गया P, मींस प्रेशर पोटेंशियल. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर पोटेंशियल वी हैव टू डिस्कस प्रेशर पोटेंशियल एज वेल एज सॉल्यूट पोटेंशियल. एक सिंपल सी बात है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए मेरे पास एक चीज है, मैं थोड़ा पानी यहाँ से यहाँ लेता हूँ, ठीक है. अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ. अब देखिए मेरे पास एक पानी का बोतल थी, उसका ये लीड है, उस लीड में से मैं पानी ले रहा हूँ. अगर मैं अब पानी यहाँ पे डाल रहा हूँ थोड़ा, तो ये देखो पानी की जो स्पीड है, मूवमेंट है, वो काफ़ी फास्ट है, ठीक है. लेकिन अगर इसी लीड के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर मैं थोड़ी बहुत शुगर ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अगर उसे नीचे गिराता हूँ, शुगर जब इसमें डाइल्यूट हो जाएगी, उसके बाद अगर मैं फेंकता हूँ तो इतनी स्पीड में वो नहीं घूमेगा, इतनी स्पीड में वो डिफ्यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का जो पोटेंशियल प्रेशर होता है, मतलब वाटर पोटेंशियल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है. डिफ्यूजन का रेट मतलब वाटर की फ्लो होने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो वाटर की स्पीड को कम किसने किया है? सॉल्यूट ने कम किया है ना. तो उसे हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूट पोटेंशियल. और सॉल्यूट पोटेंशियल अगर आता है तो उसमें प्रेशर पोटेंशियल भी जनरेट हो जाता है. तो एनसीईआरटी में काफ़ी बड़ी कंसेप्ट ये दी हुई है, उसे अगर सिंपल तरीके से समझना हो तो इसी तरीके से समझ सकते हैं. सो दिस इज व्हाट concept of water potential, concept of a solid potential and concept of a pressure potential. Water potential is indicated by psi. This is the symbol of psi. This is psi, and unit is a Pascal. Thank you. Hello friends. So now I am going to teach you what is meant by osmosis. तो osmosis में कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होती है, एकदम सिंपल सा होता है, लेकिन इसे समझने में टाइम लगता है क्योंकि इसमें टाइप भी होते हैं, ठीक है. तो आइए चलिए मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से ऑस्मोसिस क्लियर करता हूं. सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
हायर पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन, आप ये समझ लो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर पोटेंशियल concentration through semi permeable membrane, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये देखिए क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसकी मूवमेंट है? ये मूवमेंट है सॉल्वेंट की, मतलब वाटर की। सॉल्वेंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ लोअर पोटेंशियल कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब वाटर जिस साइड ज्यादा होगा उससे कौन सी साइड मूव होगा? उसकी लोअर साइड मूव होगा, मतलब अपोजिट साइड। मान लो हमारे पास एक कंटेनर, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। Just imagine that we have this one container. Yes? Now, in this container, there is a separation done by the one membrane. The name of membrane is semi-permeable. Name of membrane is semi-permeable membrane. ठीक है, हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर दो कंपार्टमेंट है और दोनों कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेपरेट है वाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में एक सॉल्यूशन है, ये देखिए। अब इन दोनों के अंदर एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इक्वल है। सॉल्यूशन की क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन इनके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंस है। कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखिए। अब इस वाले में जो हमने दोनों के अंदर शुगर सॉल्यूशन ऐड किया है, इसके अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है और इसके अंदर भी शुगर सॉल्यूशन है। दोनों के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है उसके अंदर डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो शुगर सॉल्यूशन है वो है 70%, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन 70% है, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 70%। और सॉल्वेंट दूसरा क्या बच गया? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना है इसके अंदर? सॉल्वेंट है 30%। सॉल्वेंट है 30%। और इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट है 30%। और जो सॉल्वेंट है इसके अंदर सॉल्यूट है 30% और जो सॉल्वेंट है वो है 70%। मतलब ये वाले कंपार्टमेंट में वाटर की क्वांटिटी 70 ml है और सॉलिड की क्वांटिटी मतलब शुगर की क्वांटिटी सिर्फ 30 ग्राम है। और इस वाले कंपार्टमेंट में सॉलिड की क्वांटिटी है कितनी? 70 और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है? सॉल्वेंट की क्वांटिटी है 30। मतलब इस वाले कंपार्टमेंट में वाटर है 30 ml और इस वाले कंपार्टमेंट में वाटर है 70 ml। तो वाटर की यहाँ से मूवमेंट होगी कौन से साइड? फ्रॉम हायर टू दैट ऑफ लोअर। और ये कब तक मूवमेंट होगी? जब तक यहाँ से यहाँ पे 20 ml मूवमेंट नहीं होते और जब तक यहाँ पे 50 ml और यहाँ पे 50 ml दोनों साइड इक्वल कंसंट्रेशन नहीं होता तब तक ये ऑस्मोसिस होते रहेगा। तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन through the semi permeable membrane till the concentration becomes equal. This is called osmosis. हमने एक कंपार्टमेंट लिया हुआ है और उस कंपार्टमेंट में हमने एक सेपरेशन कर दिया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब दोनों साइड 50-50% कंसंट्रेशन है, लेकिन इस वाले कंसंट्रेशन आप 100% कंसंट्रेशन पकड़ लो। इस वाले 100% कंसंट्रेशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी 30 ग्राम है, लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है सॉलिड की क्वांटिटी 70 ग्राम है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन मतलब पानी की क्वांटिटी है 30 ml। लेकिन इस वाले कंसंट्रेशन में सॉलिड कंसंट्रेशन है 30 ग्राम लेकिन वाटर की क्वांटिटी है 70 ml। तो दोनों में कंसंट्रेशन जो है वो है 100%, लेकिन इस वाले में वाटर ज्यादा है, इस वाले में कम है। तो वाटर की मूवमेंट होगी यहाँ से इस तरफ, इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर आ गई बात समझ में? अब मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोसिस के कितने टाइप होते हैं। जनरली ऑस्मोसिस के 2 टाइप होते हैं। ऑस्मोसिस हैज 2 टाइप, वन इज एंडोस्मोसिस एंड सेकंड वन इज
एक्सोस्मोसिस। अब आप इन दोनों का मतलब समझ ही गए होंगे। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है? वाटर एंटर इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? वाटर है ना बाहर से अंदर आता है, तो अल्टीमेटली सेल क्या हो जाती है? सेल हो जाती है स्वेल। और यहां पे होता है वाटर मूव्स टू आउटसाइड। यहां पे वाटर बाहर की तरफ जाता है। वाटर मूव्स टू आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड, सो अल्टीमेटली सेल बिकम श्रिंक। सेल क्या हो जाती है? सेल हो जाती है श्रिंक। सेल है ना छोटी हो जाती है, जिसे हम बेसिकली श्रिंक की जगह पर हम टर्जिड भी कहते हैं। बॉटनी में हम टर्जिड कहते हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे हम कहते हैं फ्लैसिड, और यहाँ पे हम कहते हैं फ्लैसिड। और जो सिंपल वर्ड है उसका सिंपल वर्ड हो जाता है स्वेल, और यहाँ पे सिंपल वर्ड हो जाता है उसका श्रिंक। अब ये देखिए, नाउ दिस इज वन सेल, सो दिस इज वन प्लेट, और ये भी प्लेट। हमने दो प्लेट ली हुई है, और इस प्लेट में हमने एक लीफ रखी हुई है, और इस प्लेट में भी हमने एक लीफ रखी हुई है। अब ये जो लीफ हमने रखी हुई है कौन से कॉन्सेंट्रेशन में रखी है? वो हमने रखी है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 30, और यहाँ पे लीफ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 70। मतलब लीफ में 70 ग्राम सॉल्यूट है और 30 ml वाटर है, और यहाँ पे डिश में 30 ग्राम सॉल्यूट है और 70 ml वाटर है। तो आप सोचो, अगर यहाँ पे 70 ml वाटर है और 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो 70 ml वाटर में से 20 ml वाटर कहाँ चला जाएगा? लीफ में, क्योंकि लीफ में वाटर कितना है? लीफ में वाटर से 30 है, और लीफ में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 70। सी व्हाट इज मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? Hypotonic solution means low concentration of dish. So when you place a particular leaf in a hypotonic solution, means leaf have a more concentration as compared to the dish. तो dish में 30% concentration है, मतलब 30 ग्राम solute है और 70 ml water है, और leaf का concentration 70 है, मतलब 70 ग्राम उसमें solute है और 30 ग्राम उसमें water है। तो हमने क्या कहा है? from the हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर। तो यहाँ पे 70 ml जो वाटर है, जिसमें 30 ग्राम सॉल्यूट है, वो 70 ml में से 20 ml लीफ में चले जाएगा। तो लीफ क्या हो जाएगी? लीफ की साइज है ना बड़ी हो जाएगी, और जैसे लीफ की साइज बड़ी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं फ्लैसिड या तो स्वेलो लीफ। दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस। और जब हम लीफ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक मींस हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डिश में कंसंट्रेशन है 70, मतलब 70 ग्राम सॉल्यूट और 30 ml वाटर है, और लीफ का कंसंट्रेशन है 30, मतलब लीफ में 30 ग्राम सॉल्यूट है और 70 ml वाटर है। तो हायर टू लोअर कैसे जाएगा यहाँ पे? अब देखिए, यहाँ पे 30 ग्राम सॉल्यूट है लेकिन वाटर है 70, और यहाँ पे 70 ग्राम सॉल्यूट है मतलब वाटर है 30, तो यहाँ से 20 ml वाटर बाहर आ जाएगा, तो लीफ की साइज छोटी हो जाएगी। तो जैसे ही अगर लीफ की साइज छोटी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं टर्जिड, या तो आप कह लो श्रिंक लीफ। दिस इज एंडोस्मोसिस, दिस इज एक्सोस्मोसिस। आई होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए। ऑस्मोसिस के मायने होते हैं, मतलब होता है वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से नीचे की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अब हमारे पास एक कंपार्टमेंट है जिसको हमने दो भाग में डिवाइड किया हुआ है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक साइड 70% कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब उसमें 70 ग्राम सॉल्यूट है और 30 ml पानी है, और दूसरे साइड 30% कॉन्सेंट्रेशन, या तो आप समझ लो दोनों साइड 100% कॉन्सेंट्रेशन है। तो एक साइड में 100 मतलब 100 क्वांटिटी है, एक साइड में 100 में से 30% सॉल्यूट है और 70% वाटर है, और दूसरे में 70% सॉल्यूट है और 30% वाटर है। तो वाटर कहाँ है ज्यादा? 70 साइड ना, तो 70% वाटर में से 20% इस साइड आ जाएगा, तो दोनों में वाटर की लेवल इक्वल हो जाएगी। दोनों में वाटर की क्वांटिटी जब तक इक्वल नहीं होती ना, तब तक हम ऑस्मोसिस करते हैं।
एंडोस्मोसिस में क्या होता है, जब हम हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली लीफ को लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें सॉलिड की क्वांटिटी कम हो लेकिन वाटर की ज्यादा हो, तो वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा, इसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है, जब हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली लीफ को हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी कम होती है तो लीफ में से वाटर बाहर चला जाता है, तो लीफ छोटी हो जाती है, इसे हम कहते हैं एक टर्जिड लीफ या तो श्रिंक लीफ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, और ये है हमारी कंसेप्ट ऑस्मोसिस। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गई हो, मैंने आपको इतना खींच के 2-3 बार क्यों बताया, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में काफी मतलब डिफिकल्ट तरीके से एक्सप्लेन किया गया हुआ है, और उसको इजीली समझाने के लिए मेरे पास ये एक डबल कंपार्टमेंट एक्सपेरिमेंट और एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस टाइप समझाने का था। थैंक यू। Hello guys, so in this topic I am going to explain you plasmolysis in detail. Yes, plasmolysis क्या होता है एक्चुअली, जैसे ऑस्मोसिस में एक्सोस्मोसिस होता है, जब हम कोई सेल को हाइपोटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं तब वो वाटर अंदर आ जाता है, लेकिन अगर हम कोई सेल को हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं तो क्या होता है, हाइपरटोनिक के कारण क्या होता है, सेल के अंदर का जो पानी होता है वो बाहर चला जाता है, सेल छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, उस वाली कंसेप्ट को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। आइए डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, व्हेन सेल removes water from cytoplasm to outside the cell, this concept is called plasmolysis, and cell is called प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, ये देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये हमारी प्लेट है और इस प्लेट में हमने एक सेल रखी। अब ये जो सेल में कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, सो सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30% है। सेल का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 30% है, और लीफ के अंदर जो डिश में कॉन्सेंट्रेशन है वो है 70%। डिश में जो कॉन्सेंट्रेशन है 70%। अब आप ये देखिए, डिश में 70% कॉन्सेंट्रेशन मतलब 70% क्या है, डिश के अंदर 70% है सॉल्यूट, और 30% क्या है, मतलब 30 ml क्या है, सॉल्वेंट, और लीफ के अंदर 30% है सॉल्यूट और 70% है सॉल्वेंट मतलब वाटर। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जिस साइड वाटर ज्यादा होता है वहां से मूवमेंट होके जिस साइड वाटर कम होता है उस साइड जाता है। तो यहाँ पे देखिए 30% कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, लेकिन 70% कॉन्सेंट्रेशन है अंदर वाटर का। यहाँ पे डिश में 70% कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का और डिश में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 30 है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन लीफ के अंदर है या बाहर है, अंदर है ना। किसका, वाटर का बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूट का नहीं, ठीक है, वाटर का मतलब सॉल्वेंट का। ऑस्मोसिस किससे रिलेटेड है, ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट से रिलेटेड है, और ऑस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस किससे रिलेटेड, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। तो हम लीफ में से वाटर बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उतना आ जाएगा जितना दोनों साइड इक्वल हो जाए। अब लीफ में 70 ml वाटर है और बाहर 30 ml वाटर है, तो बाहर 20 ml आ जाएगा, तो लीफ और बाहर दोनों साइड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अब ये देखिए, लीफ में से अगर 20 ml बाहर आ जाता है तो लीफ तो श्रिंक हो जाएगी, तो लीफ ये देखो, ये लीफ हो गई एकदम छोटी सी,
इस लीफ को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड लीफ, इस लीफ को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड लीफ, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं वैसे, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऑस्मोसिस में हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक कंसेप्ट बताई थी, वो कंसेप्ट बेसिकली हमें प्लाज्मोलाइसिस में भी हम देख सकते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखिए, अब हम 3 सेल ड्रॉ करते हैं, 3 एक्चुअली डिश, ठीक है। अब ये तीनों डिश में अलग अलग प्रकार का हम कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। पहले हम लीफ रख लेते हैं, ये लीफ, ये है लीफ, और ये है लीफ। Yes, we have took a 3 different type of a dish and we have put one leaf in all of them. Now I am trying to balance the particular concentration. So this one is hypotonic, this one is hypotonic solution. What is hypotonic solution? When a leaf have 70% solution and dish have low solution, means only 30% solution, which is lesser than the leaf, it is called hypotonic solution or hypotonic concentration. Then this one is isotonic solution. Isotonic solution. What is isotonic solution? When a leaf have a 50% solution and dish also have a equal 50% solution, such type of a concentration is called isotonic solution. And when leaf have a 70% solution and dish have only 30% solution, such kind of solution is called hypertonic solution. Hypertonic solution. अब आप यहाँ पे देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप लोगों को अगर कंफ्यूज हो रही है तो आप ये देखिए, लीफ हैव अ 70% concentration. Inside the leaf 70% indicates 70 grams solute and 30 ml water. But outside the leaf, I mean to say surrounding to the leaf in the dish, there is a 30% concentration. It means this surrounding have a 30 grams solute and 70 ml water. Now how osmosis will take place? Osmosis will take place from higher to lower. No, where there is a higher water, it will move towards the lower side where there is low water. Now this is a 30% solute. It means there is a 70 ml of water. This is a 70% solute. It means there is a 30 ml of water. So ultimately, out of 70 ml of water, 20 ml water will move here. So leaf will undergo increase in size. Leaf will undergo swell. In biology, we called it as a turgid leaf. Now in case of a hypertonic solution, dish have a 70%, leaf have a 70% concentration. It means solute is a 70% and solvent is only 30%. Means water is 30% and solute is 70%. But in the dish, means surrounding to the leaf, there is a 30% concentration. It means solute is a 30%, but there is a huge amount of 70 ml of water is present. So what happened, guys? What happened? सॉरी, मैंने दोनों साइड एक कर दिया। यहाँ पे मुझे 30 करना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है 70। हाइपरटोनिक है ना। सो इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लीफ हैव a 30% concentration. It means 30 grams solute and 70 ml water. But outside the dish, means in surrounding, there is a 70% concentration. Means dish have a 70% solute and 30 ml water. So water is outside, water is more. So 20 ml water. Yes, see, outside water is less just because outside 70% concentration किसका, solute का। तो अगर यहाँ पे अगर 70% solute है, 70% solute है, तो obviously water कितना आ जाता है, water solvent आ जाता है 30%। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 ग्राम solute है और 70 ml water है, तो water यहाँ से बाहर आ जाएगा। कितना water आ जाएगा, 20% बाहर आ जाएगी, क्योंकि 70 ml में से water 20 बाहर आ जाएगा। तो नीचे डिश में भी 30 में से 50 होगा और लीफ में भी 70 में से 50 हो जाएगी। जब तक वाटर दोनों साइड इक्वल नहीं होता तब तक ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। तो ये लीफ है ना, छोटी हो जाएगी। अब ये लीफ छोटी हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे बायोलॉजिकली हम कहेंगे फ्लैसिड। क्या कहेंगे हम, फ्लैसिड, करेक्ट है। और उसे हम नॉर्मली हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे श्रिंक,
तो ये जो श्रिंक वाली सेल है ना, इसे हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज सेल, और इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। और आइसोटोनिक वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई चेंजेस होते ही नहीं। आइसो मींस सिमिलर, टॉनिक मींस concentration similar in the leaf as well as in the dish, means outside the dish. So this kinds of concept is called plasmolysis and the type of plasmolysis. Mainly plasmolysis हम किसे कहते हैं? श्रिंक सेल को, फ्लैसिड सेल को, टर्जिड सेल को नहीं कहते हैं। प्लाज्मोलिसिस किसे हम कहते हैं? श्रिंक सेल को, मतलब एक्सोस्मोसिस को। और एंडोस्मोसिस को हम क्या कहते हैं? रीप्लाज्मोलाइसिस, रीप्लाज्मोला। अगर आप श्रिंक वाली सेल को फिर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो पानी फिर से अंदर आ जाएगा, इसे हम कहेंगे रीप्लाज्मोलाइसिस। सो दिस इज अबाउट प्लाज्मोलाइसिस। अगर एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको सिर्फ 2 मिनट में, क्या कंसेप्ट क्या है प्लाज्मोलाइसिस की। अगर सेल का साइटोप्लाज्म सेल के अंदर से पानी को बाहर फेंक देता है तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, मान लो एक सेल है जिसमें आपने एक मतलब एक डिश है जिसमें आपने एक लीफ रखी हुई है। लीफ का कंसंट्रेशन आपने रखा हुआ है 30% और आउटसाइड जो सराउंडिंग में डिश के अंदर कंसंट्रेशन वो 70%। अब ये 70% में 70 ग्राम सॉल्यूट है, लेकिन 30 ml क्या है? वाटर। और डिश में जो 30% था उसमें से 30 ग्राम था सॉल्यूट और 70 ml था वाटर। तो वाटर लीफ में ज्यादा होने के कारण वो लीफ में से बाहर आ जाएगा। कितना? जब तक दोनों साइड इक्वल नहीं होता है। तो नीचे अगर 30 है और ऊपर अगर 70, तो 70 में से 20 ml पानी बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली लेवल वाटर की दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर लीफ में से वाटर बाहर आ जाते तो लीफ छोटी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, और उस लीफ को हम कहते हैं श्रिंक लीफ और श्रंकन लीफ। Hello guys, so now I am going to explain you about imbibition. What is that imbibition? Imbibition is actually nothing but the absorption of water by the hydrophilic substance present in the wood. So wood undergoes swelling, that's called imbibition. Generally found in the rainy season. So let's begin in detail. What is absorption? So what is imbibition? It's nothing but absorption of water. Absorption of water by hydrophilic substances present in wood which ultimately swallow the wood is called imbibition. ये देखिए imbibition क्या है? Imbibition is nothing but absorption of water. Yes, ये पानी का absorption है। किसके थ्रू? Absorption of water by hydrophilic substance. What is hydrophilic? Hydro का मतलब होता है water और filling का मतलब होता है attraction. Hydro means water, filling मतलब attraction, means attraction towards the water. So absorption of water by hydrophilic substance मतलब ऐसे substance जो पानी को अपने तरफ attract करते हैं। Hydrophilic substance present in wood which ultimately swell the water. Swell the wood मतलब लकड़े के अंदर, वुड के अंदर ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो पानी को अपने तरफ खींच लेते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। मैं आपको हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के एग्जांपल बताता हूँ। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, इनके 2 एग्जांपल है फेमस। एक है पैक्टिन और एक है लिग्निन। अब आप ये सोचिए, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये प्लांट के वॉल में होते हैं ना। जनरली व्हेन वी आर लर्निंग अबाउट द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट, we are learning that cell wall of a plant is made by cellulose, pectin, lignin, hemicellulose and suberin। तो ये चीजें होती हैं। तो प्लांट के सेल वॉल में, अब ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट की आउटर लेयर है जिसे हम एपिकार्प कहते हैं या तो एक्सोकार्प कहते हैं। तो प्लांट की जो बाहर की लेयर होती है वहां पे पैक्टिन और लिग्निन ज्यादा होते हैं, और पैक्टिन और लिग्निन ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी तरफ। और जैसे वाटर अंदर, ये वाटर जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर अंदर जाते जाता है, वाटर अंदर जाते जाता है। तो जैसे वाटर की क्वांटिटी अंदर ज्यादा बढ़ती जाती है तो ये जो प्लांट वॉल है ये क्या होते हैं, ये स्वेलो हो जाते हैं। इनका जो वुड होता है वो स्वेलो हो जाता है।
और अल्टीमेटली इसके अंदर वाटर जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा रेनी सीजन में हमारे जो घर के खिड़कियों के या तो दरवाजे जो लकड़े के बने होते हैं, प्योर लकड़े के बने होते हैं, तो बारिश के सीजन में वो पानी को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो लॉक होता है, कुंडी होती है, वो लगती नहीं। वो क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके अंदर के जो होल्स होते हैं, लकड़े जो होते हैं, उसके अंदर के जो होल्स होते हैं लकड़े के अंदर, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के कारण उनके जो होल्स हैं उनकी साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। अल्टीमेटली स्वेलो होने के कारण वो बढ़ जाते हैं ना, तो लॉक प्रॉपरली नहीं लग पाता। तो ये सिचुएशन हम कब देखते हैं? ये सिचुएशन हम इम्बिबिशन में देखते हैं, रेनी सीजन में। यस। और अगर हम ये देखें इम्बिबिशन क्या है, तो इम्बिबिशन ये डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। क्यों? क्योंकि इम्बिबिशन में भी हम वाटर की मूवमेंट ही करते हैं। मतलब क्या हुआ इम्बिबिशन का सिंपल तरीके से? यस, प्लांट वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के कुछ केमिकल होते हैं जिसे हम कहते हैं पैक्टिन और लिग्निन। सो सिंपली एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर by the hydrophilic substance present in the wood, it is called imbibition. So this concept is imbibition. I hope so आप लोगों को ये क्लियरली समझ गए होंगे। Hello guys, so now I am going to teach you long distance transport of water. Long distance transport of water. अब सबसे पहले I don't know are you getting this meaning of this title or no? Long distance transport of water means movement of water from the root to the different parts of plant body, that is called long distance transport of water. I'll show you. See, this is the simple plant body. And in this simple plant body, lower portion is called root system and upper portion we called shoot system. Yes, guys, have you ever thought that how the water is moving from root to the topmost part of plant body? If you think so, then you might have generated a particular answer in your mind that it is via xylem as a you can say water and mineral conducting element. So that is correct, you guys are correct. But have you thought that how much time it took? Yes, अगर आपने कभी ये सोचा होगा कि वाटर को और मिनरल को रूट से लेके टॉप तक कैसे लेके जाता होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बेसिकली जाइलम एज अ कंडक्टिंग एलिमेंट के थ्रू होता है। तो ये तो बात सही है, आप सही हो इस चीज में। लेकिन आपने कभी इसके बीच में टाइम सोचा कि इसको टाइम कितना लगता होगा? तो देखो, कोई छोटा सा प्लांट है, एलोवेरा या तो तुलसी प्लांट है, ये छोटे छोटे प्लांट है। लेकिन यूकेलिप्टस काफी बड़ा प्लांट है, ठीक है। बनियन ट्री ये काफी बड़े बड़े पेड़ है। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्थ में बड़े होते हैं, कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो हाइट में बड़े होते हैं। देयर आर सर्टेन प्लांट्स which are increasing, which are too much heighted, and there are certain plants which are having too much of girth. So how the water is moving in such a plant? Yes, so I'll tell you one example, like just only 50 micrometer. Yes, only 50 micrometer transport takes around 2.5 second. ठीक है, प्लांट में ये देखिए 50 माइक्रोमीटर, मतलब रूट से लेके ऊपर की तरफ सिर्फ 50 माइक्रोमीटर, मैं मीटर नहीं बोल रहा हूं, मैं 50 माइक्रोमीटर बोल रहा हूं। 50 माइक्रोमीटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम कितना लगता है? 2.5 सेकंड। तो आप सोच भी नहीं पाओगे, अगर आप सोचने की कोशिश भी करोगे तो अभी आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे कि प्लांट में, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होने के लिए कितने घंटे, कितने आवर्स, कितने डेज, कितने मंथ या तो कितने ईयर लगेंगे पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नाउ जस्ट इमेजिन इन द प्लांट लीफ इज अंडरगोइंग प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis. So by the process of photosynthesis, what leaf is producing? Leaf is producing energy in the form of glucose. So now glucose is produced in the leaf. So leaf is considered as a source of a food because it is prepared the food. And what other organs are there? Other organs are what? These organs are growing region because they are needing glucose. So leaf will transport glucose to the petiole. Petiole will transport the glucose to the branch, and branch will transport glucose to the stem, and stem will transport glucose to the root. All this process will be called as a translocation. Yes, it will be called translocation, and translocation will be done by the
phloem tissue. So simply when we are transferring water and mineral from root to the aerial parts of a plant body, we are using a conducting element as a xylem, and when we are transporting food material from leaf to the other parts of a plant body, that concept is called as a translocation of a food, and it is most probably done by the phloem as a conducting element. जब हम वाटर और मिनरल को रूट से लेके प्लांट के ऊपर के पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब हम जाइलम टिश्यू की मदद लेते हैं, मतलब प्लांट जाइलम टिश्यू का यूज करते हैं। और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद लीफ में जो ग्लूकोज बनाते हैं, उस ग्लूकोज को ट्रांसलोकेशन करने का काम वो फ्लोएम के थ्रू करते हैं, क्योंकि फ्लोएम ये सब काम ट्रांसलोकेशन कर सकता है। तो अगर सिर्फ 50 माइक्रोमीटर के लिए 2.5 सेकंड लगते हैं, तो पूरे प्लांट में वाटर और मिनरल को और फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करने में कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। और क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस, मतलब ये सब चीजें डिफ्यूजन से पॉसिबल है? इज इट, डू यू थिंक दैट ऑल दिस प्रोसेस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन? डू यू थिंक? I don't think so. Just because diffusion is very slow process. मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. Diffusion is a slow process. And if you compare diffusion with active transport, so by the active transport, even though it is not that much possible, I won't say directly that it is impossible, but I won't say even that it is easy. Yes, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये डायरेक्ट इजी है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस है रूट से लेके प्लांट के स्टेम के ऊपर पॉइंट अपाइकल टर्मिनल तक पहुंचाना, ये इतना पॉसिबल नहीं होता, इतना जल्दी नहीं हो सकता है। और कुछ प्लांट तो जैसे यूकलिप्टस 100 मीटर लॉन्ग है, तो उसमें अगर आप डिफ्यूजन करोगे तो काफी इयर्स निकल जाएंगे वाटर को ऊपर तक पहुंचने में। और ऊपर के पार्ट्स तो ट्रांसपैरेशन तो कर ही रहे, मतलब वाटर तो इवोपरेट हो ही रहा है, लेकिन नीचे से जल्दी वाटर नहीं आ रहा, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस से आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एक्टिव प्रोसेस, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करोगे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करोगे तो ये इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। सो डिफ्यूजन भी प्रोसेस होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, लेकिन ये इतने इफेक्टिव है, इसके लिए हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेनली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? यहाँ पे मेनली ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू। जाइलम विल ट्रांसपोर्ट mineral and phloem will transport food material, so it will be called translocation of food and transportation of mineral. Yes, so this is a long distance transport. यहाँ पे जो phloem transport करता है ना, वो उसे हम बेसिकली हम कहते हैं mass flow. mass flow मतलब phloem जनरली फूड को ट्रांसफर करता है, मतलब ग्लूकोज को, स्टार्च को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब ये बल्क क्वांटिटी में फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं मास फ्लो।